गुड मॉर्निंग। यूपी में सबसे पहले खबर वाराणसी से। ज्ञानवापी को लेकर मंगलवार को एक और केस वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल किया गया और इस याचिका में मुस्लिम पक्ष के ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश को रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करते हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रारंभ करने की मांग की गई है। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया है। मंगलवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस को लेकर सुनवाई की और कोर्ट ने इस मामले में 26 मई को अगली तारीख दे दी है। अब मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सबसे पहले सुनवाई होगी। कोर्ट अब इस दलील पर ही फैसला करेगा। दूसरी तरफ कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर एक सप्ताह में अपनी आपत्ति दाखिल करने को कहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर मथुरा की कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। दरअसल लॉ की 7 छात्राओं और 4 वकीलों ने कोर्ट में याचिका दायर कर जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद परिसर की कुल 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है। इस मामले पर कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई होगी। आगरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट में शाहजहां के 367वें उर्स पर 3 दिन तक की प्री एंट्री और ताजमहल में भीड़ उमड़ने और नुकसान पहुंचाने को लेकर परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट में याचिका में बयान दर्ज करने की तारीख 16 जून को नियत है। वहीं उमेश चंद्र वर्मा का आरोप है कि 3 दिन तक ताजमहल में प्रवेश निःशुल्क कर सरकार को लाखों रुपए की राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। इस मामले पर एएसआई पर भी मामला दर्ज करने को कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज आजम खान और उनके करीबियों से जुड़े एक केस में सुनवाई होगी। जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े आजम खान के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के आज सुनवाई होगी और कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में बोलते हुए बीजेपी राज में कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया। अखिलेश ने सरकार से पूछा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाता है तो महिलाओं के खिलाफ अपराध ना हो, तो उसके लिए सरकार के पास क्या नीति है। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी ने तीखा पलटवार किया। योगी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर सत्ता में पूरे बहुमत के साथ वापस लौटी है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। आगे भी अपराधियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और तेजस 24 में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। पीएम मोदी कल हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो चेन्नई में 31,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में भी पीएम हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। वो चेन्नई में 31,400 करोड़ से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा भी लेंगे। पीएम मोदी चेन्नई में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे या आधारशिला रखेंगे, साथ ही इससे कई क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। बीजेपी आज पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो ये बैठक नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों को कार्य और निर्वाचन क्षेत्र सौंपने के लिए की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक का एजेंडा ये है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी लोगों और लाभार्थियों तक पहुँचे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष पार्टी को 73,000 बूथ पर मजबूत करने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर सकती है, जहां वो कमजोर है। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज में इंडिया एट 75 कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद किया।
इस दौरान एक सवाल का जवाब देने के दौरान वो बेहद भावुक हो गए। The single biggest learning experience of my life was my father's death. As a son, I lost my father. Many of you would have, and that's very painful. But then I can't get away from the fact that that same event also made me learn things that I would have never ever learned otherwise. बीजेपी ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर उन पर निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कॉर्बिन से राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक ऐसे ब्रिटिश नेता से भेंट की जो भारत से कश्मीर के अलगाव की पैरवी करता है और हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी को आखिरकार उनका वो विदेशी साथी मिल ही गया जो उनकी तरह खुलकर भारत को बदनाम करता है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी का बचाव किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा है, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि पीएम ने भारत पर जेरेमी कॉर्बिन की विचारों का समर्थन किया है? साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि पीएम ने पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की? क्या सरकार ये वादा करेगी कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात नहीं करेगी जिसके हमसे विचार अलग हों? ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी बामसेफ की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करने पर भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद को बहुजन मुक्ति पार्टी का भी समर्थन मिला है। भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पुरानी पेंशन दोबारा शुरू करने और किसानों को एमएसपी की गारंटी देने जैसी इसमें कई मांगे शामिल हैं। आज तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी हिंदू एकता यात्रा निकालेगी। ये कार्यक्रम खासतौर पर हनुमान जयंती समारोह के हिस्से के तौर पर रखा गया है। बता दें कि कोरोना की वजह से शहर में हिंदू एकता यात्रा 2 साल से नहीं निकाली जा रही थी। ये यात्रा शाम 4:30 बजे शहर के वैश्य भवन से निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य हिंदू समाज की एकता को बनाए रखना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और करीमनगर के सांसद बंदी संजय ने सभी हिंदुओं से यात्रा में हिस्सा लेने और इसे सफल बनाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी से नए सिरे से पूछताछ करेगी, जिसके लिए आज पार्थ चैटर्जी को तलब किया गया है। चैटर्जी फिलहाल राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, जिन्हें 18 मई को 4 घंटे के लिए पहले दौर की पूछताछ का सामना करना पड़ा था। सीबीआई सूत्रों की माने तो चैटर्जी को सवालों की एक नई और लंबी सूची का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव को लेकर आज पर्दा उठ सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। अगर बीजेपी अपने 3 उम्मीदवार की लिस्ट जारी करती है तो वोटिंग होगी और अगर 2 जगह के लिए अपने उम्मीदवार देती है तो चुनाव के आसार कम होंगे। आपको बता दें कि जून से अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। शिवसेना ने पार्टी के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार को राज्यसभा चुनाव के लिए दूसरे उम्मीदवार के तौर पर उतारने की घोषणा की है। इसी राज्यसभा सीट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, लेकिन शिवसेना की शर्त थी कि पहले संभाजी शिवसेना ज्वाइन करें। अब छत्रपति संभाजी ने एक निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी का मराठा समुदाय में अच्छा खासा जन आधार है। मानसून से निपटने के लिए बीएमसी के बाद अब रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है। बरसात में रेल सेवा ठप न हो, इसके लिए ट्रैक पर पानी निकालने के लिए पंपिंग स्टेशन लगवाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुंबई के रेल ट्रैक, खासतौर पर सेंट्रल रेलवे के सायन कुर्ला ट्रैक, जहां हर साल मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश में बंद करना पड़ता है और मुंबई का जनजीवन प्रभावित होता है, ऐसे लो लाइन ट्रैक पर रेल प्रशासन और बीएमसी ने मानसून से होने वाली परेशानी को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुणे से गिरफ्तार आतंकी जुनैद को कोर्ट ने 3 जून तक एटीएस के रिमांड पर भेज दिया है। एटीएस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही 10 सिम कार्ड के डेटा को रिस्टोर किया जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसने अभी तक कितने युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए भेजा। इसके साथ ही एटीएस ने उसके 3 साथियों की तलाश शुरू कर दी है। जुनैद को पुणे के दापोड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आतंकी संगठन गजवाते अल हिंद से फंडिंग हासिल करने का भी आरोप है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। आतंकी ने श्रीनगर में एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान उनकी बेटी भी जख्मी हो गई।
इससे पहले 13 मई को आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर और 12 मई को बड़गाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की उनके ऑफिस के अंदर घुसकर हत्या कर दी थी। शहीद कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी के जनाजे में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि एक निहत्थे पुलिसकर्मी की हत्या कर आतंकियों ने अमानवीयता की सभी हदें पार कर दी है। जो बर्बर हत्या करने में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है उसको हम लोग आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लेंगे। टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया। एलजी मनोज सिन्हा मंगलवार शाम कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिजनों को सांत्वना दी। राहुल की पत्नी ने कहा कि सरकार ने उन्हें एक बेहतर नौकरी और उनकी बेटी की शिक्षा पर आने वाला खर्च उठाने का वादा किया है। कुछ दिन पहले राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। साल 2010-11 के दौरान विशेष रोजगार पैकेज के तहत भट्ट को क्लर्क की नौकरी मिली थी, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने 12 मई को कश्मीर के बड़गाम जिले में ऑफिस में घुसकर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर उमरान मलिक से मुलाकात और टीम इंडिया में चयन पर बधाई दी। उमरान मलिक का साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए चयन हुआ है। उपराज्यपाल ने कहा कि उमरान की अचीवमेंट प्रदेश के युवाओं के लिए एक नजीर है। नेशनल टीम में चयन के बाद उनके पिता भी काफी खुश और भावुक नजर आए। उमरान मलिक ने इस IPL में अपनी गेंदबाजी से सबको चौंका दिया था और 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सनसनी मचा दी थी। भारत पाक बॉर्डर से सटे जैसलमेर जिले में एक के बाद एक सफेद कबूतर मिलने का सिलसिला जारी है। सीमा पार से आए सफेद कबूतरों ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की पेशाने पर बल डाल दिया है। जैसलमेर के 3 अलग अलग जगहों से कबूतरों को पकड़ा गया है। भारत पाक सीमा से मिले कबूतरों के पंख रंगे हुए हैं, जिस पर मुहर भी लगी हुई है। कुछ उर्दू भाषा में नंबर और शब्द भी लिखे हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजस्थान में 10 जून को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने गणित बैठाना शुरू कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान दिल्ली से होगा, लिहाजा सीनियर नेता दावेदारी जताते हुए दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों का जीतना तय माना जा रहा है। एक प्रत्याशी पर पेच फंस सकता है। बीजेपी से 1 सदस्य का जीतना तय है, इसलिए इस सीट के लिए 3 से 4 नेता अपना दांव पेच लगाने में जुटे हुए हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर कल से ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। बिहार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री RCP सिंह, मीसा भारती समेत कई दिग्गजों की सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत गरमाई हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की वजह से बैठक टल रही थी। कल बीजेपी ने इस मुद्दे पर बैठक की थी। बीजेपी के हामी भरने के बाद नीतीश सरकार ने सर्वदलीय बैठक की तारीख का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार जातीय जनगणना से इनकार कर चुकी है और कहा था कि जातीय जनगणना देश में करना फिलहाल संभव नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भय की मांग बताया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्म नहीं है, बल्कि ये केवल समय की मांग है। लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो सीबीआई बताएगी कि लालू यादव के ठिकानों पर रेड क्यों नहीं की गई। इससे जेडीयू और आरजेडी की नजदीकियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार एनडीए में अभी तक सब कुछ ठीक है। बिहार में बढ़ते अपराध से विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर विधानसभा कमेटी मौन नहीं रहेगी। अच्छे अधिकारियों को हटाकर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि सिर्फ डीएम एसपी के ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। अच्छे अधिकारियों को रखें और भ्रष्ट अधिकारियों को साइड कर देना चाहिए। ईडी ने बिहार झारखंड के अलग अलग 60 ठिकानों पर छापे मारे। इनमें झारखंड की सस्पेंड सीनियर आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के यहाँ रांची में 6 जगहों और मुजफ्फरपुर में छापे पड़े हैं। ईडी की एक टीम ने मुजफ्फरपुर में छापे मारे। पूजा सिंघल के करीबी और सीएम हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव अरुण एक्का के करीबियों के यहाँ भी छापे पड़े हैं। इसमें एक नाम आईएएस राजीव अरुण एक्का के करीबी निशित केसरी का भी है।
बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने अपने आवास में लगे बेशकीमती पेड़ों को कटवाकर बेच डाला। इस मामले में आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के साथ ही वन और जेल विभाग के अज्ञात कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अभिषेक सिंह त्रिपुरा कैडर के अधिकारी हैं, लेकिन डेपुटेशन पर बिहार में थे। अभिषेक सिंह जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2022 तक गया के जिलाधिकारी रहे। सरकार ने जांच करवाई तो नए खुलासे हुए, जिसके बाद उनका कई जगहों पर ट्रांसफर किया गया और फिर त्रिपुरा भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में बोलते हुए बीजेपी राज में कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया। तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते, हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने? आप मुद्दे है, आपको रोका किसने? हम नाम दीजिए। सब सवाल ये है कि महिलाओं के ऊपर अपराध होने पे यूपी कहां खड़ा है? यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था एक नजीर है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस देश के अंदर नजीर बनी हुई है। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। रामपुर के विधायक आजम खान ने समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरों पर गोलमोल जवाब दिया है। खान ने खुद को फकीर बताते हुए कहा कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे किसी को नुकसान हो। सदर जहां भी बैठ जाएगा सदर ही होगा। सदर सम्राट किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फकीर जहां भी बैठ जाएगा फकीर ही कहलाएगा, फकीट्टा नहीं कहलाएगा। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इशारों में अखिलेश यादव पर एसी कमरों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजभर ने कहा कि जो पार्टियां जनता से कट जाती है उनकी दुर्गति तय है। कमरे में एसी कमरे में होने का नतीजा निकला कि आज उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, आज 1 सीट खाली रह गई है। आज उसके 2 विधायक बचे हैं। जनता से संवाद करना होना। ओम प्रकाश राजभर भी जनता से हट जाएंगे तो इनका भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस और बसपा का है। लखनऊ में विधानसभा सत्र में शामिल होने आए पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजम खां के साथ मीटिंग और उनके अगले कदम को लेकर गोलमोल जवाब दिया। बैठक रोज होगी। क्या कुछ नई रणनीति बनाने की प्लानिंग? चलो जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिल्कुल उठाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी को जमानत नहीं मिली है। राज्य सरकार ने अदालत में 200 पेज का जवाब दाखिल किया। मुख्तार अंसारी के वकील ने उत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब 11 जुलाई को फ्रेश केस के रूप में मामले की अगली सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। यूपी के गोंडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। शहर के बस स्टैंड से लेकर गुड्डूमल चौराहे तक अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया गया। शहर के सहारा कॉम्प्लेक्स के 2 मंजिला अवैध सीढ़ी को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं भाजपा सभासद शेष चौरसिया ने खुद के मेडिकल स्टोर पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाए जाने का विरोध किया। नगर निगम झांसी के पूर्व उपसभापति और सपा नेता गुलशन यादव के लहरगिर्द स्थित बहुमंजिला मकान को मंगलवार को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम की जमीन पर 1.5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बने मकान, तबेले, डेयरी व दुकानों को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। दिल्ली में गर्मी में पानी की किल्लत के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में वैसे तो पानी आता नहीं है और आता है तो वो प्रदूषित, बेहद ही गंदा और बदबूदार जहरीला पानी आ रहा है। दिल्ली के हर इलाके में पानी की सैंपलिंग हो और अगर पानी प्रदूषित पाया जाए तो अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आपके नेताओं पर FIR दर्ज की जाए। कुतुब मीनार परिसर में बने मुगल मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने कहा है कि अमन भाईचारे से बात सुलझाई जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऊपर तक जाएंगे हम, बिल्कुल जो है उसको अमित शाह से मिलेंगे और मोदी साहब से मिलेंगे। वक्फ बोर्ड के थ्रू भाईचारे से कोई करवा देता है तो ठीक है,
नहीं तो कोर्ट में फिर जाना ही पड़ेगा, वो तो आखिरी है, वो तो कोर्ट जो करेगा भाई वो तो मानना पड़ेगा। गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता भरत सिंह सोलंकी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। उनका ये बयान करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। भरत सिंह सोलंकी ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए, इन पैसों का कोई हिसाब बीजेपी वालों ने नहीं दिया। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब स्पाइस जेट की फ्लाइट 2 घंटे रनवे पर फंसी रही। इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री कई घंटे भूखे प्यासे रहे। राजकोट एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा यात्री रनवे पर फंसे हुए थे। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी या स्पाइस जेट की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। स्पाइस जेट की फ्लाइट राजकोट से दिल्ली जा रही थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गांधीनगर में बीजेपी की मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह बघेला मौजूद थे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने मीडिया विभाग के न्यूज पोर्टल को लॉन्च किया। बीजेपी की मीडिया कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।